किसी ने अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन कर दिया होगा क्योंकि फीस देना पड़ता है, उससे पहले मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने अपनी खुद की शादी, तो किसी ने अपनी बहन की शादी भी पोस्टपोन कर दी होगी कि पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, वहां से पैसा कमा लेंगे, फिर करेंगे अच्छे से और अच्छे से। किसी ने हो सकता है अपना घर खरीदना पोस्टपोन कर दिया होगा। कितनी तकलीफों से गुजर के लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं बाजार में। और हिंडनबर्ग जैसी कंपनी जिसकी लालसा यही होती है कि उस पैसे को कैसे खींच के लेके आया जाए इंडिया से अमेरिका में शॉर्ट सेलिंग करके। लेकिन इस बार जो है भारतीय रिटेलर्स ने दिया है हिंडनबर्ग को करारा जवाब। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। वैसे तो ये कहानी शुरू हुई थी 23 जनवरी 2023 जब हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की है, इस कंपनी ने एक आरोप लगाया गौतम अडानी जो कि भारतीय बिजनेसमैन है उनके अगेंस्ट, और पूरे इंडियन मार्केट में भूचाल आ गया, भयंकर वाला भूचाल। जनवरी 2023 खलबली मच गई बाजार में, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स का बहुत सारा पैसा मार्केट में डूब गया। एक रिपोर्ट और पूरा मार्केट कोलैप्स। गौतम अडानी साहब की संपत्ति न जाने कितने गुना डाउन हो गई। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में केसेस हुए, इंडिया में सारी बातें शुरू हुई। कुछ को ऐसा लगने लगा कि नहीं, कुछ तो दाल में काला है, और कुछ को लगा कि नहीं, सब कुछ सही है। फिर 10 अगस्त शनिवार सुबह सुबह वापस से हिंडनबर्ग की तरफ से एक ट्वीट आता है 2024 में, और उसमें लिखा जाता है कि इंडिया के लिए कुछ बड़ा आने वाला है। हमने भी एक रिप्लाई किया, और वो रिप्लाई क्या था हमारे ट्वीट में कि हिंडनबर्ग को बोलो कि इस बार तुम्हारे फ्रॉड जाल में हम नहीं फंसने वाले हैं। वक्त है सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स एक हो जाएं, और जैसे अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे, और एक होकर के इनको मुंह तोड़ जवाब दें। आरोप लगाना इज डिफरेंट थिंग, एंड आरोप साबित होना इज डिफरेंट थिंग। और आरोप लगा के आप इंडियन रिटेलर्स के, इंडियन इन्वेस्टर्स के बहुत सारे पैसे नहीं डुबा सकते। इंडियन रिटेलर्स और इंडियन इन्वेस्टर्स को इतना कमजोर मत समझिए। तो जोरदार तमाचा भारतीय इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स ने मारा है हिंडनबर्ग के गालों पर, कह सकते हैं। कैसे मारा है उसको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, समझेंगे। और साथ ही साथ रिप्लाई भी आया है। माधवीपुरी बुच और धवल बुच, ये दोनों लोग जो सेबी के चेयरपर्सन है, माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच, इन दोनों लोगों की तरफ से। और रिप्लाई में क्या लिखा गया है, और जब मैंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ी थी, आपके सामने डिटेल्ड एनालिसिस पिछली वीडियो में आई बटन पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो वहां पर मैंने कहा था कि रिपोर्ट कोई फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति या फ्रस्ट्रेटेड एंटिटी की तरफ से लगती है। और वैसा ही है कि जब कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब कोई संस्था फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि हमने इतना कुछ करने की कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं, हालांकि वो फ्रस्ट्रेशन नहीं कह सकते, वो तो उनका व्यापार है, क्योंकि वो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और वो बेचते हैं ऐसे ही किसी को बदनाम करके और उनके शेयर्स को बेच करके, और वहां से पैसा बनाते हैं। इस बार उनकी एक न चली। रिप्लाई में क्या कहा गया उसको भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अगर आप पहली बार इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को देख रहे हैं तो इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग रिप्लाई पर, और डिटेल्ड आपको एनालाइज करूंगा मैं क्या सवाल उठाए थे हिंडनबर्ग में और क्या रिप्लाई दिया है हमारे सेबी के चेयरपर्सन मैडम ने और उनके हस्बैंड ने। इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल जो हिंडनबर्ग की तरफ से आया था, वो सवाल आया था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में माधवीपुरी बुच की कुल संपत्ति। तो इसमें हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि इन दोनों लोगों ने जो भी संपत्ति जो अभी है इनके पास, वो इनकी सैलरी से कहीं ज्यादा है, और जो कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से कमाई गई होगी तभी होगी। तो हिंडनबर्ग को ये भी तो बताना पड़ेगा हमको कि हर कोई आपकी तरह गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता है। तो यहाँ रिप्लाई क्या आया है, यहाँ रिप्लाई दिया गया है, एक पूरे के पूरे शीट जारी की गई है रिप्लाई की, और वो शीट 11 अगस्त को जारी की गई है। और उस शीट में सिर्फ इस क्वेश्चन के एवज में क्या रिप्लाई लिखा हुआ है, उसमें बताया गया है कि धवल बुच जी IIT दिल्ली के छात्र हैं, और हिंदुस्तान यूनिलीवर में उनका 35 ईयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर में वो ग्लोबल लेवल पर सीनियर मैनेजमेंट टीम का हिस्सा थे। इस लॉन्ग ड्यूरेशन के दौरान माधवीपुरी बुच और धवल जी अपनी जितनी भी सेविंग्स हैं, बोनस हैं, सैलरीज हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बहुत सारा पैसा अर्न किया है उन्होंने। जो अभी का गवर्नमेंट सैलरी है
क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर से आई हैं। तो अभी की जो गवर्नमेंट सैलरी है वो गवर्नमेंट सैलरी पर ब्लेम करना, एलिगेशन लगाना तो एकदम ऐसा कह सकते हैं कि एकदम दुर्भावना है कि जबरदस्ती आपको खीज में कुछ नहीं मिल रहा है तो आप एलिगेशन लगा रहे हो। दूसरा सवाल, ब्लैकस्टोन में जो अपॉइंटमेंट हुआ था मिस्टर धवल बुच का, इसको लेकर के हिंडनबर्ग की तरफ से पूछा गया था। सवाल क्या, आरोप लगाया गया था सीधा सीधा। वहां तो वो तो साबित ही कर देते हैं और फिर लास्ट में डिस्क्लेमर लिख देते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो बस ऐसा ही लिख दिया है। तो आरोप लगाया कि ब्लैकस्टोन में सेबी के नियमों के अगेंस्ट ये जो नियुक्ति हुई है वो हुई है, और माधवीपुरी बुच मैडम के सेबी चेयरपर्सन बनने के बाद हुई है। अब इसमें पॉइंट नंबर 8 में जब रिप्लाई किया है इन्होंने, तो रिप्लाई किया है कि इनकी नियुक्ति ब्लैकस्टोन में 2019 में हुई है और प्राइवेट इक्विटी के सीनियर एडवाइजर के रूप में उनकी नियुक्ति। और क्यों हुई है? क्योंकि उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है और बहुत डीप एक्सपीरियंस है। और जो माधवीपुरी बुच का एज अ सेबी चेयरपर्सन बनी है उससे पहले ये नियुक्ति हुई है। ये जो नियुक्ति हुई है ये सार्वजनिक रूप से सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसा हिडन चीज नहीं ले आके आपने सामने रख दिया कि नहीं एकदम से वो ब्लैकस्टोन के एम्प्लॉय बन गए, कोई नई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, ना कि ब्लैकस्टोन के रियल एस्टेट वाले बिजनेस में है। तो हिंडनबर्ग शायद आपको थोड़ी रिसर्च और कर लेनी चाहिए थी बिफोर द एलिगेशन, तो थोड़ा मजा आता। ऐसे हल्के फुल्के रिपोर्ट ले आके क्या फायदा है? ऐसा छोटे बच्चों की तरफ फ्रस्ट्रेशन खींच में। वो वाला एक मीम में देख रहा था, कौन सा मीम पता है? आपने भी देखा होगा। वो एक छोटा बच्चा होता है, स्कूल बैग लिया होता है, स्कूल बैग लेके डांस कर रहा होता है, तभी उसकी मम्मी आती है पीछे से चप्पल लेके और उसको मारना शुरू कर देती है। तो उसकी मीम बनी हुई, उसमें छोटे बच्चे को हिंडनबर्ग दिखाया गया है जो रिपोर्ट निकाल के ऐसा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडियन इन्वेस्टर्स जो सीरियसली इस बार हिंडनबर्ग की मम्मी बन गई है जो उसको जूते मार रहे हैं। क्यों, वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में आगे चल। अगला जो आरोप लगाया गया था कि REIT के नियमों में इनको बेनिफिट मिला, ऐसा करके आरोप लगाया था हिंडनबर्ग ने कि पद का दुरुपयोग किया गया है, यहाँ पर लाभ पहुंचाया गया है धवल साहब की नियुक्ति के बाद में। उसमें पॉइंट नंबर 9 और 10 में रिप्लाई किया गया और करारा रिप्लाई किया गया है और एक्चुअल रिप्लाई किया गया है कि उनकी नियुक्ति के समय ब्लैकस्टोन समूह जो है वो तुरंत सेबी के साथ बनाए गए रिक्यूजल सूची में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ये एक लिस्ट होती है जहां पर बताया जाता है कि हमारे हमसे रिलेटेड जो भी लोग हैं कहां कहां पोस्टेड हैं। पिछले 2 सालों में सेबी ने पूरे मार्केट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के बहुत सारे प्रमोशंस किए हैं। इसमें 300 से ज्यादा सर्कुलर्स जारी किए गए हैं और सभी ये जो रूल्स होते हैं, ये कोई ऐसा नहीं होता है कि सेबी की चेयरपर्सन आई, उन्होंने रूल बनाया और बोला मेरा वचन ही मेरा शासन है। ऐसा नहीं होता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड के मेंबर्स, होल टाइम मेंबर्स, सबकी मीटिंग होती है, कई सारे कंसल्टेशन पेपर आते हैं। जैसे अभी FNO के लिए कंसल्टेशन पेपर आया, ऐसा नहीं कि सीधा नियम बना दिया गया, कंसल्टेशन पेपर्स आते हैं। उन कंसल्टेशन पेपर्स सारे एक्सपर्ट्स मिल करके उसको रीड करते हैं, फिर उनके जो रिप्लाईज आते हैं उनको रीड करते हैं, फिर जाके कहीं कोई एक नियम बनाया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि पता नहीं, शायद हो सकता है कि आपके अमेरिका में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ तो नहीं होता है। हमारे यहाँ तो बहुत उसके पीछे बहुत सारी पब्लिक की भी ओपिनियन ली जाती है कंसल्टेशन पेपर के थ्रू। तो शायद आपके अमेरिका में आपको ऐसे मारपीट के निकाल दिया गया होगा, मारपीट के थोप दिया गया होगा आपके ऊपर कोई नियम। हमारे यहाँ अभी तक तो फिलहाल नहीं हो रहा है। ठीक है, और नियम अगर आते भी हैं, हो सकता है पब्लिक को कोई नियम खराब लगे या कोई नियम अच्छा लगे, बट द थिंग इज कि स्पेशली इन सेबी, मैं पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि कंसल्टेशन पेपर आता ही आता है, बिना कंसल्टेशन पेपर के रूल्स तो आते ही नहीं है। अब अगला आरोप, ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी। कहते हैं कि इन दोनों लोगों ने जो सेबी की जो नियुक्ति हुई है उससे पहले जब ऑफशोर फंड्स में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। पहले तो इस बात का कोई सबूत नहीं दिया। दूसरी चीज, कह लेना कि हिस्सेदारी, कुछ भी कह लीजिए। अब कैसी हिस्सेदारी ऑफशोर फंड्स में कहने से हो जाएगा या उसके लिए आपको कुछ साबित करना पड़ेगा? इसमें रिप्लाई किया गया है पॉइंट नंबर 11, 12 और 13 में कि सिंगापुर में जब वो लोग रहते थे तो माधवीपुरी बुच ने 2 कंसल्टेंसी कंपनी बनाई, एक इंडिया में और एक सिंगापुर में, और सेबी को इसके बारे में जानकारी दी गई है। और सेबी में जैसे ही वो उनकी नियुक्ति हुई, वो उन कंपनीज से क्या हो गई, निष्क्रिय हो गई, यानी कि अपना सारा शेयर्स ट्रांसफर कर दिया किसी और को।
जिसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है हिंडनबर्ग ने। उनकी सेबी में जब नियुक्ति हुई उस समय उन्होंने इसकी पूरी प्रॉपर लिस्ट दी, सबमिट किया कि भाई यहां मैं थी और यहां मैंने अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी। जब 2019 में धवल जी रिटायर हुए, कहां से, हिंदुस्तान यूनिलीवर से, तो उन्होंने इन कंपनीज के माध्यम से अपनी कंसल्टेंसी प्रैक्टिस शुरू की। उनकी सप्लाई चेन में बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज है। भारत में जो उद्योग हैं, उनके जो प्रमुख कस्टमर्स हैं जो उनसे सजेशंस लेते हैं सप्लाई चेन में, इस प्रकार जो आप बात करेंगे कि पहले के किए हुए इन्वेस्टमेंट्स की वजह से बहुत बड़ा पैसा बना हुआ है, अगर अभी के सैलरीज से आप कंपेयर करेंगे और कहेंगे कि नहीं बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कंपैरिजन ही बेवकूफ़ी भरा है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कंपैरिजन करना ही। आगे जब सिंगापुर की इकाई की हिस्सेदारी धवल जी को ट्रांसफ़र की गई, तो उस समय भी सेबी में इसका डिस्क्लेमर दिया गया। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि ये सब कुछ छिप छिपा के हुआ, यानी कि ईच एंड एवरी प्लेस जहां पर डिस्क्लेमर दिया जाता है वो डिस्क्लेमर दिया गया, वहां पर बताया गया कि भाई ये हिस्सेदारी थी और इस हिस्सेदारी से हम अब पीछे हट चुके हैं। और ऑलरेडी सेबी में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जहां पर डिस्क्लोजर्स एंड डिस्क्लेमर्स दिए जाते हैं। एक और आरोप लगाया गया हिंडनबर्ग की तरफ से कि इसमें इन दोनों लोगों का संदिग्ध फंड था। पता नहीं कौन सा संदिग्ध है, संदिग्ध तो हिंडनबर्ग के पास शायद ज्यादा है। संदिग्ध फंड था, जो संदिग्ध फंड अडानी समूह में बाद में पैसा लगाया गया। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है पॉइंट नंबर 5 और 7 में, जिसमें जिक्र किया गया है कि 2015 में जब वो दोनों लोग सिंगापुर में के प्राइवेट नागरिक थे, उस समय पर सेबी में शामिल होने से लगभग 2 साल पहले यहाँ पर एक होल टाइम मेंबर बनने से भी पहले उनके एक मित्र थे जो IIT दिल्ली से हैं, आहूजा जी के थ्रू उन्होंने इन्वेस्ट किया था। और उन्होंने ये कंफर्म किया आहूजा जी ने कि इस फंड का कोई सा भी पार्ट अडानी कंपनी के किसी भी बॉन्ड में या इक्विटी में या डेरिवेटिव में इन्वेस्ट ही नहीं किया गया। तो हमने पैसा उठा के लगाया ए जगह पर हमने पैसे को इन्वेस्ट किया, ए जगह ने मल्टीपल जगहों पर इन्वेस्ट किया। आपने अंदाजा लगा लिया कि ए ने डी में इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन डी में इत्तेफाक से उस मल्टीपल जगहों में से कभी पैसा गया ही नहीं। ये इसके पीछे हिंडनबर्ग रिसर्च करना ही भूल गया। और रिसर्च कर लेते तो फिर ये रिपोर्ट कैसे बनती, और रिपोर्ट नहीं बनती तो मसाला कैसे मिलता उनको। भाई चर्चा में बने रहना है उनको भी ना, हो सकता है मार्केट गलती से गिर जाता तो कहीं खूब सारा पैसा कमा ले जाते। एक और आरोप जो लगाया गया कि हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि इन दोनों लोगों ने अपनी कंसल्टेंसी जो कंपनी है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। तो इसमें पॉइंट नंबर 14 में रिप्लाई किया गया है कि सेबी अपने अधिकारियों पर जो कोड ऑफ कंडक्ट लगाती है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और वो सबके ऊपर लागू होता है। और इसमें रिक्यूजल का जो बनाया गया है रूल वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और वहां पर हर एक दस्तावेज जमा किए गए हैं, वहां पर हर एक चीज के बारे में बताया गया है। अब हिंडनबर्ग आप तो इंडिया आ नहीं पा रहे हो, आपकी हैसियत ही नहीं इंडिया आने की, आप तो इंडिया के कोर्ट में आकर रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। सेबी ने शो काज नोटिस दिया है, वहां आकर रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। आपको तो बस फ्रस्ट्रेशन में एक आरोप लगाना है और थोड़ा घालमेल करके जुगाड़ करके इंडिया का जो गरीब इन्वेस्टर है या मेहनत की कमाई वाला इन्वेस्टर, गरीब इन्वेस्टर तो नहीं कह सकता, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई करके जो इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में पैसा, रोज अपने सपने देखता है, पाई जो है जुटाता है और बाजार में इन्वेस्ट करता है। तो हिंडनबर्ग आपकी तो उसी कमाई को मारने की लालसा है ना, आप तो चाहते हो ना कि ये कमाई कैसे भी करके खींच के ले जाएं। किसी ने अपना पेट काट के इन्वेस्ट किया होगा, किसी ने अपनी हो सकता है कि पढ़ाई को पोस्टपोन कर दिया होगा क्योंकि फीस देना पड़ता, उससे पहले मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने अपनी खुद की शादी, तो किसी ने अपनी बहन की शादी भी पोस्टपोन कर दी होगी कि पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, वहां से पैसा कमा लेंगे, फिर करेंगे अच्छे से और अच्छे से। किसी ने हो सकता है अपना घर खरीदना पोस्टपोन कर दिया होगा। कितनी तकलीफों से गुजर के लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं बाजार में, और हिंडनबर्ग जैसी कंपनी जिसकी लालसा ही होती है कि उस पैसे को कैसे खींच के लेके आया जाए इंडिया से अमेरिका में शॉर्ट सेलिंग करके। लेकिन इस बार जो है भारतीय रिटेलर्स ने दिया है हिंडनबर्ग को करारा जवाब। चार्ट्स में जाके देखिएगा तो 25 जनवरी 27 जनवरी 2023 किस तरीके से बाजार में भूचाल आया था, कैसा बाजार नीचे गिर गया था, और वही आज का बाजार उठा के देख लीजिए, चाहे निफ्टी हो, चाहे अडानी पोर्ट्स हो, चाहे अडानी इंटरप्राइजेस हो, बाजार एकदम स्टेबल। एक छोटा सा गैप डाउन करने में कामयाब हो गए, बट ये दिखाई दिया, क्लियरली दिखाई दिया
कि आप बार बार भारतीय निवेशकों को, भारतीय ट्रेडर्स को, भारतीय इंट्राडे ट्रेडर्स या पोजिशनल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। वो शेर आया वाली कहानी बार बार नहीं चलेगी। एक बार लोग दौड़ के आएंगे, लेकिन दूसरी बार आपको धुतकार दिया जाएगा। अब अगर जीवन में आपने हिंडनबर्ग गलती से भी अगली बार कोई सही रिपोर्ट भी दी ना, तो भारत के तो जन जन ने यह तय कर लिया है कि आप जैसी संस्था की सही रिपोर्ट को भी हो सकता है वो नकार दें, हो सकता है वो बिलीव ना करें, या हो सकता है उस पर बहुत रिसर्च करें, तब जाके उस पर बिलीव करने की कोशिश करें। हाउएवर, आपकी क्रेडिबिलिटी भारत से खत्म हो चुकी है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और बाजार ने इसका जवाब आपको आज दे दिया है। जिस तरीके का बाजार चला है 12 अगस्त 2024 को, जिस तरीके से बाजार संभला है 12 अगस्त 2024 को, एक रत्ती भर भी आपके इस रिपोर्ट का असर नहीं पड़ा है बाजार में। थोड़ा गैप डाउन हुआ था, लेकिन रिकवर हो गया। तो आपको आपकी औकात दिखा दी गई है, और आप अमेरिका में ही बैठे रहें और अमेरिका में ही ये सब फ्रॉडिया कोशिश करते रहें। भारत में अगली बार इस तरह का कोई प्रयास न करें, वरना आपको इस तरह का जवाब दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या कहते हैं। हम अपने इंटरनल मैटर अंदर अंदर समझ लेंगे। क्या बाहर वालों को यह हक है कि इस तरीके से आकर के ब्लेम करने की कोशिश करें और ब्लेम के नाम पर पैसा कमाने की कोशिश करें? ब्लेम इज डिफरेंट थिंग। ब्लेम के नाम पर पैसा कमाने की कोशिश करें। चाहे इस रिपोर्ट को कुछ लोगों को समझ आई हो या नहीं आई हो, या जो भी हो, कुछ लोग सपोर्ट करें, कुछ लोग रिजेक्ट करें, दैट इज योर ओन ओपिनियन। वो आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। लेकिन जो मेजर सवाल ये है कि हो सकता है कि वो आपका अपना खुद का ओपिनियन है कि क्या है क्या नहीं है, बट द थिंग इज, मेजर सवाल ये कि क्या किसी बाहरी कंपनी का ये हक है, कोई अधिकार है कि वो हमारे कमाए हुए पैसों को एक झूठ फैला के बार बार लूट के लेके चली जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। पिछली वीडियो पर 10,000 लाइक का टारगेट रखा था हमने, आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इस बार फिर से इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जितना हो सके उतना शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए, और स्पेशली उस हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के एक एक एम्प्लॉय तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।